वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल डब्ल्यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नाइलेट की ओ लेवल जुलाई 2026 परीक्षा के लिए ओ लेवल का जो दूसरा मॉड्यूल है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। उस मॉड्यूल के टॉप 50 क्वेश्चंस जो एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी इम्पोर्टेंट और नाइलेट के एग्जाम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। और ये जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं ये आपके HTML टॉपिक से लिए गए हैं सारे क्वेश्चन, यानी कि HTML चैप्टर के ही सारे क्वेश्चंस हैं जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल जाता है, हु इज द फादर ऑफ HTML। HTML के फादर यानी कि HTML के फाउंडर कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है HTML के जनक। और जैसा कि अगर हम बात करते हैं कि HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा कब इसे लॉन्च किया गया था या कब इसे विकसित किया गया था, तो 1991 में इसे विकसित किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। और करंट टाइम में हम इसका कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, 5वां वर्जन यानी कि HTML5 यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं इसके बीच के जो मिड के वर्जन्स आए हैं वो कब आया, तो जैसा कि 1991 में HTML आया। फिर उसके बाद अगर बात की जाती है कि HTML वर्जन 2, जो HTML वर्जन 2 है वो HTML वर्जन 2 कब रिलीज हुआ था, तो ये रिलीज हुआ था 1995 में। उसी तरीके से HTML5 जो है, HTML4 जो है, HTML4 कब रिलीज किया गया था, तो जैसा कि ये हमें मिल जाता है 1999 में। और जो HTML5 है वो HTML5 हमें कब मिल जाता है, तो HTML5 जो रिलीज किया गया था 2012 में रिलीज किया गया था, ना कि 15 में। तो ये 2012 में रिलीज किया गया था। तो इस तरीके से HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5 है, या 5.0 भी कई बार इसे लिखा जाता है, और इसे 2012 में रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है HTML स्टैंड फॉर। HTML का फुल नेम क्या होता है, तो जैसा कि HTML का फुल नेम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये ऑप्शन यहाँ पे सही मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML। तो डॉक टाइप, जैसा कि डॉक टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट के डिक्लेरेशन के लिए जो हम डॉक टाइप लगाते हैं वो निम्नलिखित में से कौन सा सही स्टेटमेंट है। अब ये डिक्लेरेशन कहाँ पर यूज किया जाता है, तो जैसा कि अगर हम देखते हैं जो हमारा HTML पेज होता है, यानी कि जो हम वेब पेज बनाते हैं, उस वेब पेज की जो फर्स्ट लाइन यानी कि HTML टैग को ओपन करने से पहले जो टैग दिया जाता है वो कौन सा टैग होता है, वो हम लगाते हैं डॉक टाइप। और डॉक टाइप के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि डी ऑप्शन सही है कि पहले क्या करते हैं, यहाँ पर नॉट इक्वल का सिंबल लगाते हैं डॉक टाइप, और फिर उसके बाद HTML वर्ड यूज करते हैं। तो यह सही डिक्लेरेशन डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीड एन HTML पेज एंड रेंडर इट। HTML पेज को पढ़ने और उसे रेंडर करने, तो HTML को पेज को पढ़ने और उसे रेंडर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो पेज को पढ़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हैं। वेब ब्राउजर के माध्यम से ही हम HTML कोड को क्या करते हैं, पढ़ पाते हैं या उसे रेंडर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर नहीं है पूछा जा रहा है, तो जो HTML एंड XHTML है दोनों में कौन सा अंतर नहीं है। कैरसेट इन बोथ HTML एंड HTML इज सेम। तो जैसा कि टेक्स्ट डॉट HTML यानी कि जो इनका कैरेक्टर सेट है, जो HTML है और दूसरा XHTML है, दोनों का कैरेक्टर सेट जो है वो सेम ही है। यह बात सही है या गलत है। दूसरा, टैग एंड एट्रीब्यूट आर केस सेंसिटिव इन HTML। तो जैसा कि हमें ये बताया गया है कि टैग जो होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, वो केस सेंसिटिव होते हैं किसमें, HTML में, बट नॉट इन XHTML। लेकिन XHTML में सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि HTML में हम जो भी टैग लगाते हैं मर्जी हो आप कैपिटल में टाइप करें और चाहें तो आप स्मॉल में टाइप करें, यानी कि अगर आपको पैसेज के लिए बनाना है चाहे आप कैपिटल पी यूज करें और चाहे तो आप स्मॉल पी यूज करें, तो इस तरीके से केस सेंसिटिव तो नहीं होता है। तो यह ऑप्शन नहीं होने वाला है, यानी कि गलत है। फिर उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स मस्ट बी स्केप्ट यूजिंग कैरेक्टर एंटिटी इन XHTML अनलाइक HTML, तो यह भी गलत हो जाता है। Charset in HTML in text HTML, where are the XHTML is object in
HTML डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आगे का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। तो यह भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर हमें सही ऑप्शन जो मिल जाता है वो कौन सा, ए ऑप्शन, कि कैर सेट इन बोथ, चाहे वो HTML हो चाहे XHTML हो, दोनों का जो कैर सेट रहता है वो क्या रहता है कि HTML टेक्स्ट स्लैश HTML पाया जाता है। तो यह कैर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। HTML में सबसे बड़ी हेडिंग डालने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का यूज किया जाता है। तो सबसे बड़ी हेडिंग डालने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, H1 का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं हेडिंग के कितने लेवल होते हैं, 6 लेवल होते हैं। और 6 लेवल में वो कौन से, जैसे कि आपका H1 होता है, ठीक इसी तरीके से H2 होता है। हम कितने लेवल अप्लाई कर सकते हैं, तो हम H6 तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो H1 जो होता है ये सबसे डार्क होता है, या डार्क, या इसे आप लार्ज भी बोल सकते हैं, सबसे बड़ा लेवल होता है। वही जो H6 होता है वो सबसे क्या होता है, लो, या एक तरीके से लाइट आप बोल सकते हैं। ये ठीक उस तरीके से क्या रहता है, एक रेगुलर टेक्स्ट की तरह ही रहता है। ये रेगुलर टेक्स्ट ही की तरह ही दिखता है लगभग। तो जितने ही आप लेवल संख्या बढ़ाते रहेंगे उतने ही क्या रहेगी, हेडिंग एक तरीके से कम हाईलाइटेड या वो छोटी होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डॉम इन HTML। HTML में डॉम क्या है। HTML में जो डॉम कीवर्ड यूज किया जाता है उसका मतलब क्या रहता है। तो लैंग्वेज डिपेंडेंट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, यह जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट है, गलत है। अगला, हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट इन ASP.NET, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि HTML कैसी भाषा है, तो ये है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, और ASP.NET कैसी है, तो ये है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अगला, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या कन्वेंशन फॉर द रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट इन HTML। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच पार्ट ऑफ द HTML मेटा डेटा इज कंटेंट। HTML के किस भाग में मेटा डेटा होता है। तो मेटा डेटा होता क्या है, एक तरीके से जो आपका मुख्य डेटा होता है, उस मुख्य डेटा की जो एक तरीके से समराइज इंफॉर्मेशन होती है या समरी होती है, वो कहाँ डाली जाती है, तो वो डाली जाती है जैसे कि कहाँ, हेड टैग के अंदर। क्योंकि एक जो पेज होता है, इस पेज के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट एंड दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, तो वो हेड होता है। दूसरा पेज का पार्ट कौन सा होता है, बॉडी होता है। और जो हेड पार्ट होता है इसी में ही क्या रखा जाता है, क्या पाया जाता है, मेटा डेटा पाया जाता है। मेटा डेटा स्पेसिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे एक टैग भी मिलता है, वो कौन सा टैग होता है, मेटा टैग हमें यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से कहाँ पाया जाएगा, हेड टैग के अंदर पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एलिमेंट इज यूज टू गेट हाइलाइटेड टेक्स्ट इन HTML। HTML में हाइलाइटेड टेक्स्ट प्राप्त करने के लिए किस एलिमेंट या किस तत्व का प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी भी हाईलाइट टेक्स्ट को अगर हमें हाईलाइट करना है, तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टैग आप यूज करेंगे, करेंगे या मार्क करेंगे या हाईलाइट करेंगे। तो जैसा कि यू क्या कर किसके लिए होता है, तो ये होता है अंडरलाइन करने के लिए, तो ये क्या कर देगा, अंडरलाइन का काम कर देगा। MRK के नाम से कोई टैग नहीं है, हाईलाइट के नाम से कोई टैग नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन बचेगा, मार्क। तो मार्क के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को मार्क या हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट HTML5 टैग। निम्नलिखित में से कौन HTML5 का टैग नहीं है। मतलब क्या है कि HTML5 से पहले के जो वर्जन थे उनमें ऐसे कुछ टैग हैं जो नहीं पाए जाते थे, लेकिन जो HTML5 रिलीज किया गया उसमें, तो उसमें क्या किया गया, उन नए टैगों को ऐड कर दिया गया, नए कुछ इसी तरीके से एट्रीब्यूट भी ऐड किए गए हैं। तो वो जो नए टैग हमें मिल जाते हैं HTML5 में, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया जाता है। तो जैसे कि ट्रैक टैग भी हमें मिल जाता है, वीडियो भी पाया जाता है, सोर्स भी पाया जाता है। स्लाइडर के नाम से कोई टैग नहीं होता, क्योंकि पूछा क्या गया है कि कौन सा नहीं है। स्लाइडर के नाम का कोई टैग होता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मिल जाते हैं आइडियो टैग, वीडियो टैग, ट्रैग मिल जाता है, सोर्स मिल जाता है, नेव टैग मिल जाता है, आर्टिकल टैग मिल जाता है, असाइड टैग मिल जाता है। तो ये जो टैग हैं वो किसके हैं, HTML5 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू राइट कमेंट इन HTML। HTML में आप कमेंट डालने के लिए क्या यूज करेंगे या किस तरीके से आप कमेंट को मेंशन करते हैं।
अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जैसा कि कोई भी अगर हमें कमेंट मेंशन करनी है एचटीएमएल में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सिंबल यूज करते हैं, यानी कि टैग के जो सिंबल होते हैं उसके अंदर नॉट इक्वल लगाते हैं, और नॉट इक्वल लगाने के साथ साथ में डैश का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, बीच में कमेंट रखते हैं। तो यहाँ पर स्लैश नहीं लगाया गया, पहले नहीं है, गलत है। यहाँ पर भी स्लैश दोनों तरफ लगाया गया, ये भी गलत है। नॉट इक्वल लास्ट में लगाया गया, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन से मिल जाता है, बी ऑप्शन सही मिल जाता है। और जो कमेंट होती है, कमेंट को जो ब्राउज़र क्या होता है, कमेंट जो होती है वो ब्राउज़र के द्वारा क्या की जाती है, ये ब्राउज़र के द्वारा इग्नोर की जाती है। ब्राउज़र के द्वारा इग्नोर की जाती है, यानी कि ब्राउज़र जो होता है वो कमेंट को नहीं पढ़ता है। तो अगर पूछ लिया जाता है वेब पेज की वह कौन-सी जानकारी होती है जिसे ब्राउज़र के द्वारा इग्नोर की जाती है रेंडर करते समय, तो वो होगी कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन HTML5 डिफाइन वीडियो और मूवी। अगर हम HTML5 में क्या करना चाहते हैं, कोई भी मूवी या वीडियो डिफाइन करना चाहते हैं, तो मूवी या वीडियो कंटेंट HTML में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वीडियो या मूवी सामग्री को परिभाषित करने के लिए यूज किया जाता है। तो वीडियो या मूवी को परिभाषित करने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पेज के अंदर आपको क्या करना है, उसे डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, वीडियो टैग यूज करेंगे या मूवी टैग यूज करेंगे, या आप आईडीओ यूज करेंगे या मीडिया। तो जैसा कि हम यहाँ पे यूज करेंगे वीडियो टैग का प्रयोग करते हुए हम अपने पेज के अंदर वीडियो डालते हैं, और आईडियो टैग के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो किसी भी प्रकार का आईडियो डालते हैं, आईडियो पेज के अंदर एम्बेड करते हैं या डालते हैं आईडियो टैग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट एसोसिएटेड विद द एचटीएमएल टेबल लेआउट। निम्नलिखित में से कौन सा एचटीएमएल टेबल लेआउट से जुड़ा तत्व नहीं है। यानी कि जो हम एचटीएमएल में टेबल बनाते हैं, उस टेबल का लेआउट बदलने के लिए, एक तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट नहीं है, यानी कि एट्रीब्यूट हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम टेबल के अंदर जो कंटेंट है या टेबल को क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, टेबल को अलाइन कर सकते हैं, टेबल का साइज चेंज कर सकते हैं, और टेबल को की स्पैनिंग कर सकते हैं। लेकिन जो कलर होता है वो कलर टेबल पे नहीं अप्लाई किया जाता है, बल्कि कलर किस पे अप्लाई किया जाता है, तो ये अप्लाई होता है टेबल के अंदर टेक्स्ट, टेबल के अंदर दिया जाने वाला टेक्स्ट होता है, जिस पर जाने वाले टेक्स्ट पर अप्लाई होता है, यानी कि कंटेंट पर अप्लाई होता है, ना कि टेक्स्ट पर। क्योंकि अलाइनमेंट आप टेबल का बदल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, टेबल को रिसाइज कर सकते हैं, इसी के साथ साथ में स्पैनिंग कर सकते हैं, लेकिन टेबल का कलर नहीं चेंज कर सकते हैं, बल्कि टेबल का बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट is used for a style for और स्टाइलिंग HTML5 लेआउट। HTML लेआउट को स्टाइल करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, अपने HTML कोड के अंदर स्टाइल लिखना चाहते हैं, तो स्टाइल लिखने के लिए हम निम्नलिखित में से किस भाषा का यूज, यहाँ पे तत्व नहीं रहेगा, एलिमेंट नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, लैंग्वेज यूज की जाएगी। तो कौन सी लैंग्वेज आप यूज करेंगे या कौन सी भाषा आप यूज करेंगे स्टाइलिंग के लिए, तो वो यूज की जाती है CSS। तो क्योंकि इसका फुल नेम क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और इसका प्रयोग मोस्टली स्पेशली किसके लिए किया जाता है, वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या वेब पेज की फॉर्मेटिंग करने के लिए। वही जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है वेब पेज के अंदर कुछ डायनामिक इफेक्ट लागू करने के लिए। अगर हम अपने स्टैटिक वेब पेज के अंदर क्या करना चाहते हैं, कुछ डायनामिक इफेक्ट या प्रभाव लागू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। तो हमें ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि एक जो HTML होता है, HTML क्या करता है, वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्या करता है, वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। वही CSS जो होता है, ये वेब पेज की क्या करता है, फॉर्मेटिंग करता है, या वेब पेज की फॉर्मेटिंग के लिए बनाया जाता है। ठीक उसी तरीके से जो जावा स्क्रिप्ट है, तो जावा स्क्रिप्ट जो होता है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है डायनामिक इफेक्ट को लागू करने के लिए। कुछ डायनामिक इफेक्ट अगर आप लागू करना चाहते हैं, तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच HTML टैग इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैरेक्टर अपीयरेंस बोल्ड।
चरित्र की उपस्थिति को बोल्ड बनाने के लिए, यानी किसी भी कैरेक्टर को बोल्ड बनाने के लिए किस एचटीएमएल टैग का यूज करेंगे? तो जैसा कि हमें अगर बोल्ड कराना है तो बोल्ड के लिए क्या यूज करते हैं? बी टैग का यूज करते हैं। ओपनिंग बी एंड क्लोजिंग बी, बीच में क्या रखते हैं? कंटेंट यू का यूज किस लिए क्या करते हैं? तो जैसा कि अंडरलाइन के लिए हम यू टैग का यूज करते हैं। आई टैग का यूज किस लिए करते हैं? तो जैसा कि इटैलिक प्रभाव के लिए हम आई टैग का यूज करते हैं, लेकिन बी आर टैग का यूज किस लिए करते हैं? तो बी आर टैग का प्रयोग करते हैं हम लाइन को ब्रेक करने के लिए, लाइन ब्रेक के लिए यूज किया जाता है। लेकिन लाइन ब्रेक या बी आर टैग जो होता है ये कैसा टैग होता है? तो यह एक एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग है बी आर टैग। और एम्प्टी टैग किसे कहते हैं? जिन्हें क्या करना होता है? क्लोज करना अनिवार्य नहीं होता है। जिन्हें क्लोज करना अनिवार्य नहीं होता है तो उन एलिमेंटों को क्या कहा जाता है? अनिवार्य नहीं है उन एलिमेंट को एम्प्टी टैग कहते हैं या एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं, जैसे कि बी आर, और इसी तरीके से जैसे कि हमें एच आर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एचटीएमएल टैग यूज टू इंसर्ट इन इमेज? इमेज डालने के लिए एचटीएमएल टैग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर आप अपने पेज के अंदर कोई इमेज डालना चाहते हैं तो इमेज डालने के लिए निम्नलिखित में से किस सिंटैक्स के आधार पर जो है इमेज टैग का यूज करेंगे? तो आईएमजी टैग लगाएंगे, यूआरएल एट्रीब्यूट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप अपनी इमेज का एड्रेस देंगे। यह स्टेटमेंट सही है गलत है? तो यह गलत हो जाता है क्योंकि यूआरएल के नाम से कोई एट्रीब्यूट नहीं पाया जाता है। दूसरा, इमेज अल्ट, अल्ट के नाम से एट्रीब्यूट होता है जो किसके लिए होता है? किसी अल्टरनेट इमेज को दिखाने के लिए। जब आपके द्वारा लिंक की गई इमेज नहीं शो हो पा रही है किसी टेक्निकल इशू की वजह से या किसी कारणवश, तो ऐसे में आपने जो अल्ट के अंदर इमेज शो करा रखी है या जो भी एड्रेस दे रखा है वो डेटा अल्टरनेटली तरीके से शो करा दिया जाता है। तो ये एक तरीके से सेकेंडरी एट्रीब्यूट है, ना कि वेब पेज के अंदर डायरेक्टली इमेज को डालने के लिए, तो यह भी गलत हो जाता है। फिर उसके बाद आईएमजी एसआरसी, तो आईएमजी टैग के साथ में जिस पेज के अंदर जिस इमेज को हम शो कराना चाहते हैं या एक तरीके से इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो उस इमेज को एम्बेड कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आईएमजी टैग और एसआरसी एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जिसके बाद आप क्या करते हैं? उस इमेज का यूआरएल मेंशन कर देते हैं डबल कोटेशन के अंदर। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एचटीएमएल टैग इज अ सबसेट ऑफ? एचटीएमएल टैग जो होते हैं वो किसके सबसेट होते हैं? एचटीएमटी के या एचटीएमएल के या एचटीएमई के या एक्सएचटीएमएल के? तो यह एसजीएमएल के सबसेट होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन। और एचटीएमएल का फुल नेम क्या मिलता है? तो वो मिलता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड जनरलाइज्ड मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज लैंग्वेज। तो इस तरीके से एचटीएमएल का अगर फुल नेम पूछ लिया जाता है तो क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज इसका पूर्ण नेम रहता है, और इसी का सबसेट है कौन? एचटीएमएल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच कैरेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हेन अ टैग इज क्लोज्ड इन एचटीएमएल? एचटीएमएल में टैग बंद होने पर दर्शाने के लिए, यानी कि कौन सा सिंबल होता है जिसके माध्यम से हम टैग को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तो कोई भी, जैसे कि पैसेज टैग ओपन करते हैं और पैसेज टैग क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? तो वो हम यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एचटीएमएल पैराग्राफ टैग कौन सा होता है? तो पैराग्राफ टैग के लिए कौन सा होता है? पी टैग होता है। प्री टैग किसके लिए होता है? तो ये प्री फॉर्मेटिंग के लिए, प्री फॉर्मेटिंग के लिए अगर पूछा जाता है कि अगर आपको प्री फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो उसके लिए कौन सा टैग है? प्री टैग होता है। और जो प्री टैग का डिफॉल्ट फॉन्ट है, क्योंकि प्री फॉर्मेटिंग का मतलब पहले से ही फॉर्मेटिंग यहाँ पर इस टैग के अंदर स्पेसिफाई है, और अगर हम इस टैग को लगाते हैं तो ये क्या कर देता है? उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देता है। तो इस तरीके से अगर पूछ लिया जाता है प्री टैग का किस फॉन्ट पे काम करता है, जो प्री टैग होता है ये किस फॉन्ट पे कार्य करता है? तो ये फॉन्ट कार्य करता है कोरियर फॉन्ट पे, जो कोरियर फॉन्ट पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी में अगर हम देखते हैं एचआर किसके लिए होता है? तो एचआर होता है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन डालना चाहते हैं वेब पेज के अंदर तो क्या करेंगे? एचआर टैग का यूज करेंगे। ए जो होता है इसे क्या कहा जाता है? एंकर टैग कहा जाता है।
ए जो है वह एक एंकर टैग है, और एंकर टैग का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं हाइपरलिंक बनाने के लिए। तो अगर पूछा जाता है हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन सा एचटीएमएल टैग यूज करते हैं, तो हाइपरलिंक बनाने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं, जो क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एचटीएमएल व्हिच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन इन अ न्यू विंडो टैब। एचटीएमएल में नई विंडो टैब में खुलने वाले लिंक को बनाने के लिए किस विशेषता का उपयोग करना करते हैं। यानी कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर आप क्या करते हैं, एक लिंक क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे, एंकर टैग का यूज करते हुए, लेकिन उस लिंक को नए विंडो टैब में खोलना चाहते हैं या न्यू टैब में खोलना चाहते हैं। तो न्यू टैब में खोलने के लिए आप यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वो एट्रीब्यूट पूछा जा रहा है। तो एसआरसी एट्रीब्यूट यूज करते हैं एंकर के साथ में, नहीं है, अभी गलत हो जाता है। अल्ट यूज करते हैं, तो अल्ट किसके लिए होता है, अल्टरनेट इमेज शो करने के लिए या अल्टरनेट इमेज मेंशन सेट करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट यूज करते हैं, लेकिन टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू किस पर शो कर सेट करेंगे, सेल्फ पे या ब्लैंक पे, तो सेट करेंगे ब्लैंक पर। तो इस तरीके से टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर अगर ब्लैंक लगा देते हैं तो ये क्या कर देगा, जाके न्यू विंडो टैब में ओपन करेगा जाके। तो जैसा कि अगर हम टारगेट के वैल्यू देखते हैं कि कितनी तरीके से टारगेट करा सकते हैं, तो किसी भी लिंक को 5 तरीके से टारगेट कराया जा सकता है। वो कौन सा, एक सेल्फ पर आप करा सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट रहता है, और सेल्फ ही क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। आप सेल्फ लगाते हैं तब भी क्या करेगा, ये उसी टैब में ओपन होगा जिस टैब में आपका वेब पेज ओपन है, और सेल्फ नहीं लगाएंगे फिर भी होगा। तो इस तरीके से डिफॉल्ट पर एग्जीक्यूट होता है। दूसरा आपको मिल जाता है ब्लैंक। आप ब्लैंक का यूज कर जो है टैब में टारगेट करा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप क्या करा सकते हैं, किसी फ्रेम में आप फ्रेम का नाम मेंशन करते हुए उसे टारगेट करा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि जैसा कि आप टारगेट टू टॉप टॉप पर टारगेट करा सकते हैं, ठीक उसी तरीके से आप पेरेंट फ्रेम यानी कि जो फ्रेम आप हैं, आपके पास मल्टीपल फ्रेम है, उनमें से जो पेरेंट फ्रेम हो, उस पेरेंट फ्रेम के अंदर टारगेट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, विच एचटीएमएल एलिमेंट इज यूज्ड फॉर शार्ट कोड। लघु उद्धरण यानी कि शार्ट कोड डालने के लिए या लघु उद्धरण के लिए किस एचटीएमएल एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ईएम यूज करते हैं या एबीबीआर यूज करते हैं। तो कौन सा टैग हो जाएगा, या क्यू टैग यूज करते हैं या ब्लॉक कोड का यूज करते हैं। तो ब्लॉक कोड्स के नाम से कोई टैग नहीं होता है, क्यू के नाम से टैग होता है, जिसका प्रयोग हम कोट्स या शार्ट कोट्स डालने के लिए करते हैं, जिसे हिंदी में लघु उद्धरण कहते हैं या छोटा उद्धरण कहते हैं। एबीबीआर जो होता है ये एब्रीविएशन के लिए होता है। अगर पूछा जाता है कि एब्रीविएशन के लिए कौन सा एचटीएमएल टैग होता है, तो वो मिलता है एबीबीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जैसा कि अगर हम लिस्ट की बात करते हैं, तो लिस्ट कितने प्रकार की होती हैं, तो हमें एचटीएमएल में 3 प्रकार की लिस्ट मिलती हैं। कौन-कौन सी 3 होती हैं, जैसे कि एक हमें मिल जाती है ऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरी कौन सी मिल जाती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट मिल जाती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट मिल जाती है, और तीसरी जो मिलती है वो कौन सी, डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन। तो ये डेफिनेशन डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन भी इसे बोला जाता है। लिस्ट बना सकते हैं, और ऑर्डर्ड बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, ओएल टैग यूज करते हैं। अनऑर्डर्ड के लिए कौन सा टैग होता है, तो अनऑर्डर्ड के लिए हम यूएल टैग यूज करते हैं। और डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, डीएल टैग यूज करते हैं। लेकिन डीएल टैग के अंदर दो चीजें और पाई जाती हैं, एक डी टी टैग पाया जाता है और एक डीडी टैग यूज किया जाता है। डीटी टैग जो होता है, इसके अंदर क्या मेंशन किया जाता है या क्यों यूज किया जाता है, तो ये जो आपके डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन का टाइटल, डेफिनेशन टाइटल किसमें मेंशन किया जाता है, तो डीटी में डाला जाता है। और जो डेफिनेशन आप बना रहे हैं या जो डेफिनेशन देना चाहते हैं, उस डेफिनेशन का डेटा कहाँ डाला जाता है, तो डेफिनेशन डेटा डाला जाता है डीडी टैग। तो इस तरीके से अगर आप डेफिनेशन लिस्ट बनाते हैं, तो वहां पर क्या करना होगा, 3 टैग यूज करने होंगे। सबसे पहले लगाएंगे डीएल, फिर उसके बाद डीटी, और फिर उसके बाद डीडी। ये 3 टैग यूज करने होंगे। क्या पूछा जा रहा है, अव्यवस्थित यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे जो टैग मिलता है वो कौन सा,
यूएल टैग मिल जाता है। और एलआई टैग किस लिए यूज किया जाता है? तो लिस्ट के आइटम लिस्ट में दिए जाने वाले आइटम को स्टोर करते हैं। तो अगर आइटम लिस्ट के ये पूछा जा रहा है कि लिस्ट आइटम रिप्रेजेंट कराने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, तो वो एलआई कंडीशन में हो जाएगा। विच एचटीएमएल एलिमेंट इज यूज्ड फॉर एब्रिविएशन और एक्रोनिम, संक्षिप्तीकरण या परिवर्णी शब्द के लिए। यानी कि अगर आप एब्रिविएशन के लिए किस एलिमेंट का यूज करेंगे एचटीएमएल में, तो एब्रिविएशन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? एबीबीआर टैग का यूज करते हैं। ब्लैक कोट्स के नाम से टैग नहीं है, क्यू के नाम से जो होता है ये किसके लिए होता है? शार्ट कोट्स डालने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू ऐड अ रो इन अ टेबल? किस टैग का उपयोग टेबल में पंक्ति जोड़ने के लिए, यानी कि रो ऐड करने के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? तो जैसा कि टीएच किसके लिए होता है? तो ये टेबल हेडर के लिए होता है। टेबल हेडर क्रिएट करने के लिए। टीडी किसके लिए होता है? तो इसका फुल नेम है यानी कि टेबल डेटा। ये टेबल डेटा, और डेटा कहाँ रखा जाता है? तो एक तरीके से ये सेल के अंदर रखा जाता है। तो ये सेल या कई बार इसे कॉलम भी बोल दिया जाता है, क्योंकि एक रो के अंदर जितने क्या करेंगे आप टीडी यूज करेंगे उतने कॉलम क्रिएट होंगे, और जितने कॉलम क्रिएट हो रहे हैं उतने सेल बनेंगी। और पूछा किसके लिए गया? रो के लिए। तो रो के लिए क्या होता है? टेबल रो क्रिएट करने के लिए जो पाया जाता है वो टीआर टैग पाया जाता है। टीटी के नाम से कोई टैग नहीं होता है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज द वर्क ऑफ एड्रेस एलिमेंट इन HTML5? HTML5 की में हमें एक टैग मिलता है एड्रेस के नाम से। इस एड्रेस एलिमेंट का क्या कार्य रहता है? तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, कंटेंट ऑफ आईपी एड्रेस, इस एड्रेस टैग के अंदर आईपी एड्रेस पाया जाता है? नहीं है। कंटेंट होम एड्रेस दिया जाता है? तो यह भी नहीं है। कंटेंट यूआरएल? तो यह भी नहीं है। तो कंटेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अथर, यानी कि जो अथर्स है वो अथर क्या करता है? अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि अपनी डिटेल्स मेंशन कर सकता है या करने के लिए यूज करता है किसका? एड्रेस टैग का यूज करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया इन एचटीएमएल फॉर्म? एचटीएमएल फॉर्म से रिलेटेड टैग पूछा गया है कि एचटीएमएल फॉर्म में अगर आपको टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है, तो टेक्स्ट एरिया क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? आप टेक्स्ट एरिया टैग ओपन करेंगे, क्लोज कर देंगे, इसके बीच में आप टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो जाएगा टेक्स्ट, और या फिर आप टेक्स्ट टैग ओपन करेंगे और टेक्स्ट टैग को क्लोज करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट लगाएंगे या इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया लगाएंगे। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट कोई भी सही सिंटैक्स नहीं है, या भी सिंटैक्स नहीं है सही। और दूसरा, टेक्स्ट के नाम से कोई टैग नहीं पाया जाता है, तो क्या बचता है? टेक्स्ट एरिया। यानी कि आप जहां पर भी टेक्स्ट एरिया बनाना चाहते हैं और टेक्स्ट एरिया के माध्यम से क्या बनता है? एक टेक्स्ट बॉक्स बनता है। तो यह टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा, लेकिन ये जो टेक्स्ट बॉक्स होगा ये कैसा होगा? तो ये मल्टी लाइन, ये क्या करेगा? मल्टी लाइन एंट्री। तो अगर पूछ भी लिया जाता है कि मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, तो वो टेक्स्ट एरिया टैग यूज करते हैं। मोस्टली इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है जैसे कि एड्रेस बॉक्स बनाने के लिए। जैसे कि आप देखते हैं कि एड्रेस जो कैंडिडेट का है वो मल्टीपल लाइन में हो सकता है, या कई जगहों पर हमें इस तरीके से एड्रेस के लिए एक बड़ा बॉक्स मिल जाता है, तो क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स होता है। जबकि अगर आप इस स्टेटमेंट के माध्यम से बनाएंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट लगाते हैं, तो ये क्या करता है? ये भी क्या करेगा? टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा। लेकिन ये जो टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये कैसा होगा? तो ये सिंगल लाइन एंट्री लेता है। इसमें हमेशा क्या है? एक ही लाइन में टेक्स्ट मिलेगा सिंगल लाइन एंट्री के लिए। तो अगर पूछा जाता है सिंगल लाइन एंट्री टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट लगाएंगे, लेकिन मल्टी लाइन अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया टैग यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता मिल जाता है, टू शो डिलीट टेक्स्ट विच एचटीएमएल एलिमेंट इज यूज? डिलीट किए गए टेक्स्ट को दिखाने के लिए किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो टेक्स्ट डिलीट किया गया है उस डिलीट किए गए टेक्स्ट को अगर हमें शो कराना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ई एम या स्ट्रॉन्ग या आईएनएस। आईएनएस के नाम से कोई टैग ही नहीं होता है, तो यहाँ पे डेल टैग का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? डिलीट किए गए टेक्स्ट को शो करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ वेब एड्रेस? वेब एड्रेस का सही सिंटैक्स क्या होता है? तो वेब एड्रेस का सही सिंटैक्स जैसे कि हमें पोर्ट मिल जाता है, डोमेन, फाइल नेम, पाथ, स्कीम,
प्रीफिक्स या प्रीफिक्स या स्कीम प्रीफिक्स डोमेन पोर्ट पाथ फाइल नेम। तो हमें यहाँ पे सही सिंटैक्स मिल जाता है कि स्कीम प्रीफिक्स डोमेन और फिर पोर्ट पाथ फाइल नेम। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन इन एचटीएमएल फॉर्म। अगर आप अपने एचटीएमएल फॉर्म में क्या करना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है, जैसे कई बार कई फॉर्म फिल करते हैं जहां पे दिया गया है सेलेक्ट, यानी कि एक सेलेक्ट बॉक्स जिसे बोलते हैं कि सेलेक्ट योर सिटी, और यहाँ पर मल्टीपल सिटी के नाम दिए गए हैं और ट्रायंगल दिया होता है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट शो हो जाती है और लिस्ट में ये कई बहुत सारे सिटी मिल जाते हैं। तो इस तरीके की अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। और इसे ही लेबल लिस्ट भी हम इससे बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, और इसे हम सेलेक्ट बॉक्स भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलें और चाहे तो हम क्या बोलें कि सेलेक्ट बॉक्स। कई बार पूछ लिया जाएगा कि सेलेक्ट बॉक्स बनाने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाएगा, सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं। इनपुट टैग का यूज किस लिए किया जाता है, तो इनपुट टैग का प्रयोग किया जाता है इनपुट फील्ड बनाने के लिए। इनपुट फील्ड बनाते हैं और वो इनपुट फील्ड कई प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट का यूज करेंगे, इनपुट टाइप ईमेल का प्रयोग करते हुए ईमेल इनपुट करने की फील्ड बना सकते हैं, इनपुट टाइप टेल का यूज करते हुए मोबाइल नंबर के लिए आप फील्ड बना सकते हैं। और टेक्स्ट एरिया का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो टेक्स्ट एरिया क्रिएट करने के लिए। टेक्स्ट के नाम से कोई टैग ही नहीं होता है। तो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है, अब हो रहा है सही, वो कौन सा, बी ऑप्शन, यानी कि सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में क्रमांकित सूची बनाने के लिए, तो जैसा कि अभी इससे पीछे क्वेश्चन में किया कि तीन प्रकार की लिस्टें होती हैं, कौन कौन सी, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डेफिनेशन, जिनमें से ऑर्डर्ड के लिए ओएल हो जाएगा, अनऑर्डर्ड के लिए कौन सा होता है, यूएल होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नंबर्ड लिस्ट। और नंबर्ड लिस्ट जो होती है वो एक प्रकार से किस प्रकार की लिस्ट होती है, तो वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो इस ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए ओएल टैग यूज करेंगे, लेकिन कई बार पूछा जा सकता है कि ओएल टैग के साथ में आप कौन सा एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। तो आप ओएल टैग के साथ में जैसे कि आप टाइप एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। ओएल टाइप इक्वल टू आप क्या कर देते हैं, जैसे कि ए कर देते हैं कैपिटल, तो ऐसे में ये लिस्ट क्या बनाएगा, ABC बनाएगा। वही आप अगर ओएल टाइप क्या कर देते हैं, इक्वल टू रोमन में आप यहाँ पे स्मॉल आई, यानी कि स्मॉल आई मेंशन कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, रोमन डिजिट या रोमन न्यूमेरल लिस्ट बनाएगा। और इसके साथ साथ में एक और एट्रीब्यूट यूज किया जाता है यहाँ पर, किया जा सकता है ओएल टाइप। और टाइप के साथ में, क्योंकि कई बार कंडीशन आएगी कि आपको अक्षर वन से ए से नहीं स्टार्ट कराना है, नंबर वन से नहीं स्टार्ट कराना है, जैसे कि नंबर को 20 से स्टार्ट कराना है। तो ऐसे में हमें जैसे कि ए से नहीं लिस्ट स्टार्ट करानी है, हमें ई से स्टार्ट करानी है, तो इसके लिए टाइप इक्वल टू क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं, और स्टार्ट की वैल्यू क्या कर देंगे, कॉमा नहीं लगाना है यहाँ पर। हम क्या करेंगे, अगला स्टार्ट एट्रीब्यूट लगाएंगे और स्टार्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। तो स्टार्ट की वैल्यू अगर हम 5 कर देते हैं, तो ऐसे में ये लिस्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा, EF, इस तरीके से लिस्ट बनाएगा। और अगर आप केवल नंबरिंग ही चलाना चाहते हैं तो आप लगाएंगे ओएल स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप 10 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 10 से मेंशन कर देंगे, तो ये लिस्ट स्टार्ट करेगा 10 से, यानी कि 10 11 12 1 2 3 से नहीं देगा। तो इस तरीके से आप ओएल टैग के साथ में कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, दो एट्रीब्यूट यूज करते हैं, टाइप और दूसरा कौन सा होता है, स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू क्रिएट चेकबॉक्स इन HTML फॉर्म। चेकबॉक्स क्रिएट करने के लिए आप कौन सा निम्नलिखित में से स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो चेकबॉक्स होता क्या है, तो चेकबॉक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मल्टीपल ऑप्शन चूज कराने के लिए। अगर पूछा गया कि एक से अधिक वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, चेकबॉक्स यूज करते हैं, तो कुछ इस तरीके से बॉक्स रहते हैं। तो इस तरीके के अगर आप चेकबॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स लगाएंगे, तो नहीं, यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ है, यह गलत हो जाता है। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स यहाँ पे कोटेशन के अंदर नहीं है, यह भी गलत हो जाता है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, तो यहाँ पे सी ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, इस तरीके के चेक बॉक्स बन जाएंगे। अगर आप यहीं पे क्या कर देते हैं, इनपुट
टाइप लगाते हैं और इक्वल टू क्या कर देते हैं, रेडियो कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, तो ये बना देता है रेडियो बटन। तो अगर पूछ लिया जाता है रेडियो बटन बनाना है कि रेडियो बटन बनाने के लिए किस प्रकार से, और रेडियो बटन होती क्या है, जो इस तरीके से बटन हमें मिलती हैं और इनमें से क्या होता है, ओनली वन ऑप्शन चूज होता है, ओनली वन वैल्यू या वन ऑप्शन ही चूज कर सकते हैं जो भी आपने मेंशन कर रखे हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टी ऑप्शन चूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज टू सेव HTML5। HTML फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं, तो वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है, .html होता है। विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ ब्लैंक लाइन इन HTML, तो HTML में ब्लैंक लाइन बनाने के लिए, ब्लैंक लाइन के लिए क्या यूज करेंगे, बी टैग। तो बी किसके लिए होता है, ये तो बोल्ड करने के लिए होता है। BR किसके लिए होता है, तो ये होता है लाइन ब्रेक के लिए। इसे ही हम क्या कहते हैं कि ये लाइन को ब्रेक करेगा, या कई बार अगर पूछ लिया जाता है न्यू लाइन के लिए तो न्यू लाइन भी बनाएगा, या अगर पूछ लिया जाता है ब्लैंक लाइन, ब्लैंक लाइन, तो ये तीनों कीवर्ड यूज किए जा सकते हैं प्रश्न में BR टैग के लिए। और ए टैग का यूज किस लिए, हाइपरलिंक का यूज करने के लिए वो तो करते हैं। तो इस तरीके से सही आंसर हमारा कौन सा, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच HTML टैग इज यूज्ड टू कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू इटैलिक फॉर्म, इटैलिक फॉर्म में बदलना है। तो इटैलिक फॉर्म में बदलने का मतलब कि प्लेन टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में बदलने के लिए HTML टैग कौन सा हो जाएगा, आई टैग हो जाएगा, क्योंकि पी किसके लिए होता है, तो पी तो पैराग्राफ के लिए होता है, तो ये किसके लिए होगा, पैराग्राफ या पैसेज के लिए होगा, नहीं यूज किया जा सकता। बी अभी हमने इससे पीछे देखा बोल्ड के लिए है। ए किसके लिए होता है, तो यह लिंक क्रिएट करने के लिए है, तो बचता कौन है, आई टैग, जो इटैलिक करता रहेगा। व्हाट इज द यूज HR टैग इन HTML, HR टैग का प्रयोग हम किस लिए करते हैं HTML के अंदर, तो जैसा कि HR टैग का प्रयोग हम यूज करते हैं टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल रूल बिटवीन सेक्शंस, क्रिएट वर्टिकल रूल फॉर मेकिंग कंटेंट अपीयरेंस इन इटैलिक, नहीं तो इटैलिक के लिए तो हमने अभी देखा आई टैग का यूज करेंगे। दूसरा, वर्टिकल रूल बनाने के, रूलर बनाने के, रूल का मतलब यहाँ पे रूलर से है, तो वर्टिकल रूलर नहीं क्रिएट होता है, बल्कि क्या होता है, सी ऑप्शन टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए यहाँ पर ऑप्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक, तो लाइन ब्रेक के लिए तो BR होता है। और टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल रूल, तो हॉरिजॉन्टल रूलर बनाने के लिए, एक तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, HR टैग का यूज करते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एट्रीब्यूट इज नॉट इसेंशियल अंडर आई फ्रेम, आई फ्रेम टैग के साथ में निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट जरूरी नहीं है, तो कौन सा एट्रीब्यूट नहीं जरूरी है, यानी कि आई फ्रेम टैग पर हम कौन सा एट्रीब्यूट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि विड्थ नहीं, फ्रेम बॉर्डर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, या विड्थ नहीं कर सकते हैं, हाइट नहीं कर सकते हैं, या सारथी नहीं कर सकते हैं, तो फ्रेम बॉर्डर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आई फ्रेम का टैग का यूज किस लिए किया जाता है, जैसे कि आपके पास एक ये वेब पेज है, अब आप चाहते हैं कि इस वेब पेज में हम क्या करा रहे हैं, एक फाइल लिंक कर रहे हैं, जो हमारे पास एक PDF बनी हुई है फाइल वन के नाम से, फाइल वन के नाम से PDF है, और जब हम इस वेब पेज को ओपन करेंगे तो ये PDF भी इसी पेज के साथ में ओपन होनी चाहिए, कुछ कितने एरिया में, यानी कुछ एरिया आप स्पेसिफाई करेंगे, तो इस तरीके से वेब पेज में ही डायरेक्टली क्या कराना है, किसी भी अटैच की गई फाइल को शो कराना है या दिखाना है, ना कि लिंक के माध्यम से क्लिक करते हुए हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आई फ्रेम टैग, यानी कि फ्रेम बना देते हैं तो उसी फ्रेम में क्या होती है, वो फाइल लोड हो जाती है। तो उस फाइल की हम हाइट सेट करेंगे कि कितनी ऊंचाई में, तो इस तरीके से आप ये हाइट सेट कर लेंगे, विड्थ यूज करते हुए विड्थ सेट कर लेंगे कि कितने पिक्सल या कितने परसेंट पर आप इसे शो कराना चाहते हैं, और SRC का प्रयोग करते हुए हम इस फाइल का क्या करेंगे, URL या इसका एड्रेस मेंशन करेंगे, तो ये तीनों जरूरी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो इतनी दूरी में ये दिखेगी फाइल, उस पर हम बॉर्डर नहीं लगा सकते हैं, तो फ्रेम बॉर्डर अप्लाई होता है वो किसके साथ में, फ्रेम टैग के साथ में अप्लाई होता है, ना कि आई फ्रेम टैग के साथ में अप्लाई होता है, तो यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वर्क सिमिलर टू बी एलिमेंट, जो बी एलिमेंट होता है, बी एलिमेंट क्या काम करता है, बोल्ड करने का काम करता है, तो इसी तरीके से एक और एलिमेंट पाया जाता है जो
बोल्ड की तरह ही काम करता है। ब्लैक कोट्स नहीं, स्ट्रॉन्ग ईएमआई, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। जैसे कि चाहे तो आप बी टैग का यूज कर सकते हैं, ये भी क्या करेगा, बोल्ड कर देता है। और या फिर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग लगाएंगे और फिर आप क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर देंगे, इसके बीच में जो भी जानकारी रखेंगे वो बोल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, विच टैग इज यूज्ड टू अंडरलाइन द टेक्स्ट इन एचटीएमएल। टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, तो अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग होता है, यू टैग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई अ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर टू बी एसोसिएट विद एन एलिमेंट। कौन सा एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट के साथ में यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर, तो जहां पर भी यूनिक वर्ड आ जाए, यूनिक हमेशा क्या होती है, तो यूनिक होती है आइडेंटिटी यानी कि आईडी, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, तो यूनिक आइडेंटिफायर को एलिमेंट के साथ में इस्तेमाल करने के लिए आईडी एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। और क्लास एट्रीब्यूट का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो एचटीएमएल के साथ में किसी भी प्रकार की अगर आपने क्लास बना रखी है और उस क्लास के अंदर आपने कोई स्टाइल डाल रखी है, तो उस स्टाइल को अप्लाई कराने के लिए हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक हैच पी के नाम से या P1 के नाम से हमने एक हेड के अंदर स्टाइल टैग का प्रयोग करते हुए स्टाइल डिफाइन कर रखी है, जहां पर टेक्स्ट का कलर आपने करा रखा है व्हाइट और इसके साथ साथ में इस पर बॉर्डर अप्लाई कर रखा है। जो बॉर्डर रहेगा या बैकग्राउंड जो लगा रखा है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आपने जो दे रखा है वो जैसा कि ग्रीन दे रखा है। तो अब ये स्टाइल जो आपने अप्लाई किया है, हम किसी भी पैसेज पर, किसी भी हेडिंग पर ये स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप उस, जैसे कि हमारे पास एक H1 ही बना हुआ है और इस पर जब अप्लाई करना होगा, तो इस पर अप्लाई करने के लिए, या जैसे कि हमारे पास एक पैसेज ही बना हुआ है, इस पैसेज पर अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम पहले क्या यूज करेंगे, आईडी एट्रीब्यूट लगाएंगे और इस आईडी एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करेंगे, P1 इस आईडी को कॉल कर लेंगे, तो ये स्टाइल क्या होगी, इस पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which of the following is an HTML specification used to add more information to HTML tag। इनमें से कौन सा HTML स्पेसिफिकेशन HTML टैग में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो HTML टैग के अंदर एडिशनल या अतिरिक्त जानकारी को ऐड करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, माइक्रो डेटा या मैक्रो डेटा, तो हम माइक्रो डेटा का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीएसएस स्टैंड फॉर, सीएसएस का फुल नेम क्या होता है, तो जैसा कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट सीएसएस का फुल नेम होता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग वेब पेज की अपीयरेंस या उसके आकर्षक बनाने के लिए, जैसे आप क्या बोल सकते हैं, वेब पेज पर फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए हम यूज करते हैं सीएसएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू लिंक अ एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। अगर हम क्या करना चाहते हैं, किसी एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को लिंक कराना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इनमें से कौन सा एचटीएमएल टैग यूज करेंगे, स्टाइल टैग या लिंक या सीएसएस या स्क्रिप्ट, तो हम यूज करते हैं लिंक टैग का प्रयोग करते हुए किसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक कराते हैं। जैसा कि जो सीएसएस होता है, इसे 3 प्रकार से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, लागू कर सकते हैं कि, या अगर पूछ लिया जाता है सीएसएस कितने प्रकार से अप्लाई होता है, तो 3 प्रकार से, यानी कि जिसे हम कहते हैं, एक क्या, इनलाइन स्टाइल, एक होती है इनलाइन स्टाइल, और इनलाइन स्टाइल क्या होती है, ये उसी लाइन पर अप्लाई होती है या उसी टैग पर अप्लाई होती है जिस टैग के अंदर इसे लिखा जाता है। और दूसरी कौन सी मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं एम्बेडेड स्टाइल शीट, एम्बेडेड या इंटरनल स्टाइल शीट। और ये एम्बेडेड या इंटरनल स्टाइल शीट जो होती है, यह उस पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल रहती है जिस प्रोग्राम के अंदर लिखी जाती है या जिस एचटीएमएल पेज के अंदर लिखी जाती है। जबकि जो एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है, तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट ये एचटीएमएल कोड से बिल्कुल अलग रहती है और अलग इसे सेव किया जाता है, और किसी भी वेब पेज के अंदर क्या किया जा सकता है, लिंक टैग का यूज करते हुए इसे लिंक कराया जा सकता है और एक्सेस किया जा सकता है। तो इनलाइन स्टाइल लागू करने के लिए आप एचटीएमएल एलिमेंट के साथ में क्या यूज करेंगे, तो आप यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। तो हम क्या यूज करते हैं,
स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं और वही एम्बेडेड या इंटरनल स्टाइल लागू करना है तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, स्टाइल टैग का यूज करते हैं, स्टाइल टैग या एलिमेंट का यूज करते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। दूसरा एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, लिंक टैग का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ से सही आंसर क्या मिल जाता है, तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिंक कराने के लिए हम लिंक टैग का यूज करते हैं। विच इज द डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी फॉर div एलिमेंट इन CSS। CSS में div के लिए डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसा कि जो div एलिमेंट होता है इसके कई प्रॉपर्टीज होती हैं, ब्लॉक होता है, इनलाइन होता है, इनलाइन ब्लॉक होता है, फ्लैक्स होता है, लेकिन इसका जो div का डिफॉल्ट रहता है वो डिफॉल्ट आपका आ जाता है ब्लॉक। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, ब्लॉक क्रिएट करता है। और बाकी आप अलग-अलग क्या करा सकते हैं, इनलाइन करा सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक करा सकते हैं, फ्लेक्स करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा वो ब्लॉक नहीं इनलाइन रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, इनलाइन कराता है, क्योंकि क्या है, जैसे कि आपने एक बनाया है, तो ये डिव जो होते हैं बट ये भी चेंज होगा, इस तरीके से ये अलग-अलग बनाएगा। जब ये अलग-अलग बनाएगा तो वहाँ पर ये क्या कर रहा है, ब्लॉक ही बना रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल का एलिमेंट होता है ना कि इनलाइन। इनलाइन के लिए हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट का यूज़ करते हुए इसकी इनलाइन वैल्यू सेट करते हैं। हाउ यू कैन अप्लाई अ स्टाइल टू एन एलिमेंट विथ अ आईडी हेडर इन CSS। आप CSS में आईडी हेडर वाले तत्व पर स्टाइल कैसे लागू करते हैं। तो अगर हम आईडी हेडर, CSS में हमने क्या कर रखा है, आईडी आईडी क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग होता है, हैश टैग होता है, और हेडर के लिए क्या यूज करते हैं, हेडर ही यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आर लगेगा, हेडर पूरा वर्ड। तो हेडर एक के नाम से एक आईडी बना रखी है जो आप किसी भी एलिमेंट पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी पूछी जा रही है, ना कि एट्रीब्यूट पूछा जा रहा है, और प्रॉपर्टी पूछने का मतलब ये कहाँ से लिया गया, CSS की प्रॉपर्टी यूज पूछी जा रही है। तो CSS प्रॉपर्टी के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं। कलर प्रॉपर्टी क्या काम करती है, तो ये टेक्स्ट का कलर चेंज करती है। ये टेक्स्ट कलर अप्लाई करने के लिए होता है बैकग्राउंड। और बीजी कलर जो होता है ये एक एट्रीब्यूट होता है, ये एट्रीब्यूट है किसके लिए, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डज द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी इन CSS कंट्रोल। CSS में बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी क्या कंट्रोल करती है, एलिमेंट की विजिबिलिटी कंट्रोल करती है, या बॉक्स पे शैडो कंट्रोल करती है, या बॉक्स मॉडल साइज कंट्रोल करता है, या फॉन्ट साइज। तो ये बॉक्स मॉडल साइज कंट्रोल करने के लिए बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज की जाती है किसमें, CSS में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू सेंटर एन एलिमेंट हॉरिजॉन्टली इन CSS। CSS में आप किसी तत्व को क्षैतिज रूप से कैसे केंद्रित करते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट सेट करना है। और हॉरिजॉन्टली में हमें क्या मिलता है, जैसे कि लेफ्ट हो जाता है, सेंटर और राइट, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम सेंटर अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर या अलाइन सेंटर। तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करेंगे, क्योंकि CSS की प्रॉपर्टी यूज की जा रही है, पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, which CSS pseudo class is used to select and style an element when the mouse is over। यानी कि जब हम किसी भी एलिमेंट पर माउस को ले जाते हैं तो माउस पर को ले जाने पर या माउस को ओवर कराने पर वह स्टाइल लागू होनी चाहिए। तो ऐसी स्टाइल को के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूडो यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ओवर कॉलन ओवर सूडो का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई एक लिंक बनाते हैं, आप चाहते हैं कि एंकर टैग के द्वारा बनाई गई वह लिंक जिस पर माउस को जब हॉवर किया जाता है तो माउस हॉवर करने पर उसका जो टेक्स्ट कलर होना चाहिए वो टेक्स्ट कलर जैसा कि ग्रीन हो जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, जो एंकर टैग आपके लगे हुए हैं उन पर या जहां जहां पर भी आपके वेब पेज के अंदर एंकर टैग यूज किया गया है और उनके माध्यम से लिंक बनी हुई है,
तो उस लिंक पर जब भी माउस पॉइंटर ले जाएँगे तो वो उस टेक्स्ट कलर ग्रीन होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू सेट अ फॉन्ट स्टाइल टू इटैलिक इन सीएसएस? आप फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक करना चाहते हैं तो इसके लिए सीएसएस की कौन-सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ये प्रॉपर्टी फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू इटैलिक सेट कर देंगे जिससे कि आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। आई जो होता है वो जो आप यूज़ करते हैं, आई क्लोज़ करते हैं, ये भी इटैलिक करता है, लेकिन ये क्या होता है तो ये टैग होता है ना कि प्रॉपर्टी होती है। और टैग कहाँ पाए जाते हैं? तो वो टैग पाए जाते हैं एचटीएमएल में। सीएसएस में क्या मिलता है? तो सीएसएस में हमें टैग नहीं मिलते हैं, हमें प्रॉपर्टी मिलेंगी, सेलेक्टर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सिबल आइटम? लचीली वस्तुओं या फ्लेक्सिबल वस्तुओं का के क्रम को नियंत्रित करने के लिए किस सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? ऑर्डर या फ्लेक्स ऑर्डर या अरेंज या फ्लेक्स आइटम ऑर्डर? तो उसके लिए हम ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है, किसके लिए? फ्लेक्सिबल आइटम को कंट्रोल कराने के लिए। तो जैसा कि आज की क्लास में टोटल 50 क्वेश्चंस थे, जो लगभग सारे क्वेश्चन हमारे हैं वो आपके एचटीएमएल के ही जो है टॉपिक से लिए गए हैं। और ठीक इसी तरीके से और भी जितने भी लगभग 50 क्वेश्चंस और एचटीएमएल के होंगे जो मैन मैन आपको अगली क्लास में मिल जाएँगे, और जिसके बाद में हम सीएसएस को अगली क्लास में यानी कि तीसरी क्लास में जो हम करेंगे, वो सीएसएस के क्वेश्चन उठाएँगे और उन क्वेश्चन कोशिश करेंगे अगली जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी 100 क्वेश्चंस की रहेंगी, ना कि 50।